वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज शालिनी। आज हम प्रतिष्ठा बैच की फर्स्ट क्लास रखने वाले हैं। क्लास 12 का सॉलिड चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे जो हैं मुझसे बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैम किस तरह से ज्वाइन करना है, ग्रुप किस तरह ज्वाइन करना है। उनको मैं बता देती हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद मुझे पर्सनल विंडो पे जाकर के मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम आईडी मैंने गिवन है, एंड फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, सो दैट आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिलते रहें टाइम टू टाइम, नोट्स मिलते रहें एंड क्वेश्चंस मिलते रहें। एंड आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जैसा आप जानते हो सॉलिड चैप्टर करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई थी। तो हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। एंड प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट थिंग ऑफ द चैप्टर, सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स बच्चों, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीनों जो हैं आपके सामने, ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है आप जानते हो ना? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। ऐसी चीज जो मैटर उसी को कहेंगे जिसमें कुछ वजन हो, मास हो, एंड कुछ एरिया को, कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, उस जगह को वो क्या करे, जगह को ऑक्यूपाई करे। जैसे कुछ भी चीज़ आपके घर में आपके आसपास है, वो सारी चीज़ें मैटर के अंदर आती हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, जो दिखाई दे रही है आपको, जो नहीं भी दिखाई दे रही है वो भी कहीं ना कहीं मैटर ही है। लिक्विड्स एंड गैसेज, ये सारी चीज़ें मैटर हैं। वो सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सॉलिड्स की और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट टाइप जो है इसमें वो है सॉलिड्स का, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। ठीक है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉलिड में आप देख रहे हो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं? बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स पास पास हैं, आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, और काफी कम स्पेस है इनके बीच में। ठीक है, द स्पेस इज वेरी लेस, राइट? तो ये जो है ये सॉलिड्स हैं। तो पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं एंड दे कैन नॉट मूव फ्रीली, मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विड एंड गैसेस। तो बच्चों, लिक्विड एंड गैसेस को कहा जाता है फ्लूइड्स। क्या कहा जाता है इनको? फ्लूइड्स कहा जाता है, लिक्विड को भी एंड गैसेस को भी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक नहीं होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में एंड गैसेस में यही कॉमन चीज है, दे आर फ्लूइड्स। सो स्टूडेंट्स, liquids are particles where liquids is a type of matter, is a state of matter where the particles are loosely packed. पार्टिकल्स के बीच में काफी सारी आप स्पेस देख रहे हो, इनके बीच में काफी सारी स्पेस है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि लूजली पैक्ड है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, वही हमने कहा कि ये फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो। एंड गैसेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड इन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। तो गैसेस जो हैं वो भी लूजली पैक्ड हैं, और ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं। गैसेस से, लिक्विड से भी ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें दूर दूर हैं। देख लो आप, खाली स्पेस कितना ज़्यादा है। सो रैंडम मोशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो ये गैसेस हैं। ये क्लियर है आप सब लोगों को पहले से ही? आगे चलते हैं। मैंने आपको कुछ यहाँ पे आज मेरी पहली क्लास है आपके साथ बच्चों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। IIT या नीट या CBSE किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, NCERT इज अ मस्ट। NCERT जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपके जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, एंड बच्चे आप लोग अच्छे से जानते हो कि NCERT की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में आपको NCERT किस तरह पढ़नी है उस चीज़ में काफ़ी गाइड करूंगी। तो मैंने आपको दिखाने के लिए, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, मैंने आपको दिखाने के लिए NCERT कुछ शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें मैंने लाइंस को अंडरलाइन भी किया है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको किस तरह नोट्स बनाने हैं। अपनी NCERT को ही कंसोलिडेटेड नोट्स बनाएं, सो दैट आपको जब रिवाइज करो तो आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए।
एंड जो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, जैसे ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो इसमें से आप अपनी एनसीईआरटी में ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो पेज देख रहे हैं वो इसी चैप्टर का फर्स्ट पेज है आपकी एनसीईआरटी में, एंड इस तरह चीज़ों को अंडरलाइन करें सो दैट आपको टाइम सेव हो। एग्जाम टाइम में आप सिर्फ इन लाइंस को भी रिवाइज कर लोगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो आपको पूरी बुक एनसीईआरटी अंडरलाइन नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन करना है। इसीलिए आज की क्लास में मैंने आपको काफी ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस कराने के लिए काफी सारे शॉर्ट्स ऐड किए हुए हैं मेरी प्रेजेंटेशन में। एंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को अंडरलाइन किया है कि सॉलिड स्टेट में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है, राइट? ये हम जानते हैं कि पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है, एंड वो ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। यहाँ पे ऑसिलेट का मतलब क्या है? ऑसिलेट या वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी ही जगह पे, उसे हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट है। तो पार्टिकल्स इस तरह के होंगे कि एक ही जगह पे क्या करें, वो ऑसिलेट करते हैं, बिकॉज उनके आसपास इतने सारे पार्टिकल्स हैं, वो फ्री नहीं होते हैं कि वो कहीं और जा सकें। तो इसीलिए सॉलिड्स को एक वर्ड कहा जाता है, द वर्ड इज रिजिड। सॉलिड्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिजिड, एंड गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है फ्लूइड। तो देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एंड सॉलिड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिजिड। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में आपने क्या देखा कि पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, आपको स्पेस तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा, है ना? बहुत ना के बराबर आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। तो स्पेस काफी कम है बच्चों, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो क्लियर है ये बात कि स्पेस बहुत कम है, टाइटली पैक्ड है। इतनी जब कम स्पेस है तो वाइब्रेट नहीं कर सकते, ऑसिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट जो हम चलेंगे इस पैराग्राफ में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली हुई है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे छोटे, उनको आप स्टिक कर सकते हो। लाइक आपकी जो एनसीईआरटी का खाली स्पेस है आप वहां लगा दीजिए, एंड इंपॉर्टेंट जो बात आपको लिखनी है वहां पे आप लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें बच्चों क्या चीज़ है, एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। किस चीज पर डिपेंड करती है? पहली है, नंबर 1 इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस कैसी हैं उनके बीच में? एंड सेकंड थिंग इज थर्मल एनर्जी। सेकेंड थिंग इज थर्मल एनर्जी। तो बच्चों जब आप ये कहोगे कि स्टेट का मतलब है फोर्सेस कितनी ज़्यादा हैं या कम हैं, तो एग्जांपल हम सॉलिड का लेते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फोर्स है कि पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड हो जाते हैं आकर के, तो क्या कह सकते हैं हम उनको कि पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेसेस नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है थर्मल एनर्जी लो अगर होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई अगर होंगी, तो उस वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो हमारा मैटर है वो सॉलिड्स हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, स्टेट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। किसी भी चीज़ की स्टेट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, दो फैक्टर्स पे। तो पहला फैक्टर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा फैक्टर क्या है, थर्मल एनर्जी। एनर्जी का मतलब बच्चों, अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं। मतलब अगर पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करेंगे, डिफरेंट जगह पे फैल जाएंगे। तो वो लिक्विड एंड गैसेस में ही पॉसिबल है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड में थर्मल एनर्जी इज वेरी लो। तो अब आप देख लो एनसीईआरटी में यही बात कितने प्रिसाइजली कही गई है, जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया पॉइंट वाइज, वो एक लाइन में एनसीईआरटी ने कह भी दिया। क्या कह दिया? एट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो। थर्मल एनर्जी क्या है? कम है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है
ब्रिंग देम सो क्लोज, इतनी पास लेके आ जाती है कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो बहुत ही फिक्स हो जाती है, बहुत एक जगह पे वो फिक्स हो जाते हैं। तो क्लियर है ये बात। एंड इसके अलावा हम आगे चलते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ऑलरेडी पता है कि सॉलिड्स का डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड्स कैन नॉट चेंज देयर शेप रेडिली, वॉल्यूम फिक्स है उनका, डेफिनेट मास है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस, एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक, क्लियर बात है। थर्ड पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूलर आयन, जिससे भी वो बना हुआ हो अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर सकते हैं, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव, इतने फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड इसके अलावा इनकम्प्रेसिबल है एंड रिजिड है। ये सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की हमने देखो इतने से पैराग्राफ में सारी बातें हमने इंपॉर्टेंट निकाल ली। तो आपको एनसीईआरटी इसी तरह से पढ़नी है। एंड जितनी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं यहाँ पे, इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट भी मिल जाता है आपकी रेफरेंस बुक में, तो उसको आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स में लिख करके यहीं पे स्टिक कर लो, सो दैट आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बच्चों अब चलते हैं सॉलिड्स के टाइप पे। आपको बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ना, कितना सुंदर डायग्राम है ये, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, दीज आर क्रिस्टल्स एंड दिस इज ऑल्सो क्रिस्टल। तो बच्चे अब हमें पढ़ना है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो पहला टाइप है क्रिस्टलाइन एंड द सेकेंड वन इज amorphous, सेकेंड वन इज amorphous। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर है। मैं आपको इतना अच्छा क्लियर कट एग्जांपल देने वाली हूँ, आपको बहुत जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो जाएगी। पहला एग्जांपल क्रिस्टलाइन का, आपके घर में नमक होगा, सॉल्ट, आप उसको हाथ में रख करके इस तरह फील करके देखो, आपको फील होगा कि वो कितना थोड़ा शार्प है, पॉइंटेड सा है, आपको हार्ड फील होगा वो, ठीक है। बल्कि एमॉर्फस कोई चीज अगर मैं कहूँ आटा होता है, आटे को आप टच करके देखो, टैल्कम पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं समर में, उसको आप फील करके देखो तो वो बहुत चिकना होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड दो तरह के हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड्स। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, कहाँ तक ये प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, ये सॉलिड्स दो में डिवाइड किया गया है इनको, तो किस तरह का नेचर है इनका, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में काफी हद तक एक्सप्लेन करा हुआ है, काफी सारी चीजें यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, क्या क्या आपने अंडरलाइन कर लेना है। देखो बच्चों, इन अ क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर्ड, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनका अरेंजमेंट कैसा है उनकी बात की गई है, रेंज की बात की गई है, ऑर्डर कैसा है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, इसको मैं समझाती हूँ क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसके बाद इन्होंने बात करा हुआ है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर के बारे में दो डायग्राम आपको शो किए गए हैं, बहुत क्लियरली आप उनको देख पा रहे हो। इसके बाद में एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ग्लास का, वो एग्जाम्पल के बाद में आपको बताया हुआ है कि अमॉर्फस के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस के। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दे दिया है एनसीईआरटी ने, इन सबको रीड कर सकते हैं। देन वी आर कमिंग टू एग्जांपल्स। देखो बच्चों, जो अमॉर्फस होता है सॉलिड, उसमें और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही है, क्या डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन में, अमॉर्फस में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो अमॉर्फस में जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी अरेंज हैं, एक पार्टिकल के बाद दूसरे का कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है उनकी प्लेस के लिए। एंड हम इतनी सी जगह में एटम्स को देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे एटम का जो तरीका है अरेंजमेंट का वो कैसा होगा, ठीक है बच्चों। तो अमॉर्फस में कह सकते हैं रैंडमली अरेंज पार्टिकल्स हैं, रैंडम अरेंजमेंट
ऑफ एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो। क्लियर? एंड क्रिस्टल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टलाइन आपको दिखाई दे रहा है, क्वार्ट्ज। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसका अरेंजमेंट जो यहाँ फॉलो हो रहा है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अरेंजमेंट एक जगह अगर हम समझ जाएं तो हम दूसरी जगह का अरेंजमेंट जो है उसको आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट इज प्रॉपर या कह सकते हो आप रेगुलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। जब आप इनको कट करते हो, ठीक है, क्रिस्टलाइन को आप अगर कट करोगे, अच्छा इसी की बात कर लेते हैं। अगर आपने क्रिस्टलाइन में एक जगह पे समझ लिया कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, तो आप ये समझ जाओगे कि दूर पे कैसे अरेंज होंगे, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन में होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। एंड अमॉर्फस में कैसे अरेंज होता है पार्टिकल्स, आप एक जगह देख करके आइडिया नहीं लगा सकते हो कि यहाँ पे कैसे पार्टिकल्स होंगे। तो अगर कहीं पे पार्टिकल्स में ढंग से अरेंजमेंट है भी तो वो थोड़ी सी जगह में हो सकता है, बट वो सारी जगह पे फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब कि हम दूर के पार्टिकल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनकी प्लेसेस क्या होंगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। और भी डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चों। ओके, ये भी आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है, यहाँ पे कुछ समझाया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है ना इसको मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और यहाँ से आता है एक क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं हम लोग या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं अमॉर्फस को। अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनको माना जाता है कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, मतलब ऐसे लिक्विड जिनको सुपर कूल्ड बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर दे दिया है अचानक से। एंड स्यूडो सॉलिड्स का मतलब होता है कि फेक सॉलिड, स्यूडो मींस फॉल्स, फेक, है ना। तो ऐसे सॉलिड्स हैं जो फेक सॉलिड्स हैं। तो आप कह सकते हो कि these kind of solids are not actually solids but they are liquids which are freezed, which are super cooled, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्लास जो है, ये वाला क्वेश्चन आता है, देखो, some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization। बहुत पुराने जो ग्लासेस अगर आप देखोगे बिल्डिंग्स में तो वो मिल्की अपीयर करते हैं। एंड glass panes fixed in window or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आप देखो पुराने टाइम के जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वहाँ पे जो ग्लास है, अगर आप उसकी थिकनेस देखोगे तो नीचे से ग्लास जो है वो थोड़ा ज़्यादा थिक आपको नजर आएगा, ऊपर से थोड़ा थिन होगा। विड्थ की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं ग्लास को देख रही हूँ तो नीचे से वो जो ग्लास है थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, थोड़ा सा थिक होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से ग्लास फ्लो होता है। कैसे फ्लो हो रहा है, ये होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। दोपहर में या मॉर्निंग में गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है, तो इस वजह से जो ग्लास है, ग्लास की होती है एनीलिंग। एनीलिंग की वजह से मॉर्निंग में उसको मिलता है हीट, मॉर्निंग में क्या मिलता है ग्लास को, हीट। एंड इवनिंग में, नाइट में क्या मिलता है उसको, नाइट में गेट्स कोल्ड वेदर, जिसकी वजह से होता है एनीलिंग और जिसकी वजह से जो ग्लास है वो मिल्की हो जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। इट अपीयर्स मिल्की एंड सुपर कूल्ड है क्योंकि लिक्विड की तरह ये फ्लो भी कर रहा है, भले टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है बट इट इज स्टिल फ्लोइंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, काफी बार क्वेश्चन आता है इस पैराग्राफ में से। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब से एनसीईआरटी को आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा फोकस किया है, एटलीस्ट 1-2 क्लासेस तक मैं आपको इस चीज की हैबिट डालना चाहती हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, ये इस बात का क्या मतलब है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोटोपिक, इस बात का क्या मतलब है। देखो बच्चों, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं
एंड आइसोटोपिक का मतलब है प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है। इसका मतलब है amorphous solids on the other hand are isotopic because there is no long range order। मतलब समझ लो इसका, देखो दो तरह के ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर पार्टिकल्स आप अरेंजमेंट देख रहे हो। अगर मैं बात कर रही हूँ ए से बी, यहाँ पे जो समझाया जा रहा है आपको, ये समझाया जा रहा है कि अगर पार्टिकल क्रिस्टलाइन है आपका सॉलिड, ठीक है, तो उसको हर जगह पे अलग अलग एटम्स मिल रहे हैं, कहीं पे कैटायन मिलेगा, कहीं पे एनायन मिलेगा। जैसे यहाँ पे अलग कंडीशन है, यहाँ अलग कंडीशन है, यहाँ अलग कंडीशन है और यहाँ अलग है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कुछ और है, सी पॉइंट पे कुछ और है और डी पॉइंट पे कुछ और है। तो ऐसा तब होता है जब एटम्स का सीक्वेंस चेंज होता रहे, तो हम पूरे सॉलिड्स में एक ही प्रॉपर्टी हर जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनमें हर जगह प्रॉपर्टी बदलती है, इसलिए एन आइसोटोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। बट एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब अरेंजमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो किसी प्रॉपर्टी का कोई पॉइंट नहीं है, सारे में इरेगुलरिटी है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी रहती हैं, जिसकी भी हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसको इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए आइसोटोपिक हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ेंगे बॉक्स फॉर्म में। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बच्चों शेप कैसी है, ज्योमेट्रिकल शेप है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है। अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स इतने प्रॉपरली अरेंज होते हैं, तो वहां पे जो पार्टिकल है मेल्टिंग अगर हम देखें तो एक ही पॉइंट पे एक पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। लाइक अगर मैं कहूँ 220 डिग्री सेल्सियस या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, तो वो एग्जैक्ट होगा, उस पे ही मेल्ट होगा। बट अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस की, तो उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेंज होता है। मतलब मान लीजिए 200 से 300 डिग्री वो रेंज में मेल्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया रेंज की बात। अब करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात। अगर आप कट करते हो किसी क्रिस्टल को, कट करें या गिर जाए, तो उसके जो है शार्प कॉर्नर्स निकल के आते हैं, और जो कॉर्नर्स होंगे वो प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे। बल्कि ऐसा एमॉर्फस के साथ नहीं होता है। अगर एमॉर्फस को आप कट करते हो तो उसमें इरेगुलर सरफेसेस नजर आते हैं। जैसे अगर आप कोई भी क्रिस्टल को देखें गिर जाए तो वो बहुत ही शार्प सुंदर तरीके से कट होता है, क्लीन कट देता है। बट एमॉर्फस में क्लीन कट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइन में देख लेते हैं, दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है बच्चों, हीट रिलीज होना इनके या फिर हीट एब्जॉर्ब करना, वो यहाँ पे डेफिनेट होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। बिकॉज एटम्स जो है वो प्रॉपर अरेंज हैं, एंड एमॉर्फस में वो प्रॉपर नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पे जो हीट एनर्जी रिलीज होनी है, ठीक है। चलिए फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, क्लियर। कम टू एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी, ये तो एनाइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है, वो बता दिया मैंने आपको, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेचर, क्रिस्टलाइन को ही ट्रू सॉलिड माना गया है, अमॉर्फस को तो स्यूडो सॉलिड या फिर फेक सॉलिड्स या फिर फॉल्स सॉलिड्स कहा गया है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब दूर तक भी पैटर्न फॉलो होता है, एंड यहाँ पे पैटर्न दूर तक फॉलो नहीं होता है, सिर्फ थोड़ी जगह पे ही अगर पैटर्न फॉलो होगा तो सिर्फ बहुत थोड़ी सी जगह में होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, अमॉर्फस सॉलिड्स आर यूज्ड फॉर मटेरियल ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स में फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। आप जानते हो ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्लास्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल। यहाँ पे आपको मिल गई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ठीक है। क्या लाइन है ये, अमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity। sunlight into electricity, फोटो का मतलब ही होता है लाइट,
तो सोलर सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें सिलिकॉन की प्लेट्स लगती हैं, सिलिकॉन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट आप जो भी पढ़ते हो तो उसके साथ क्वेश्चन भी करने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? तो इसका रीजन आपको पता है, क्या रीजन है? बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, आप लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टर्म्स में, एंड थर्मल एनर्जी। बच्चों आंसर को जितना ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ करके फ्रेम करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड क्लासेस में। अगर मैं कहूँ मैंने सिर्फ बातों में लिख दिया पार्टिकल्स ये हैं वो हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्ड मैं यूज़ करती हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत कम है, तो दिस विल मेक योर आंसर मोर इम्प्रेसिव, राइट? तो ऐसा कोशिश करो कि टेक्निकल टर्म्स यूज करके आंसर लिखो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि उनकी जो शेप है वो जनरली चेंज नहीं होती, पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये सारे दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, एक जैसे हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बच्चे नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बच्चों जिस भी नाम से आप फॉर्मूला बना सको, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, जनरल, ठीक है, जिनका फॉर्मूला हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, वो जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक, कहीं किसी बुक में नहीं लिखी है। जनरली वो क्या होते हैं? जनरली वो क्रिस्टलाइन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका फॉर्मूला फ्रेम कर लोगे दीज आर जनरली क्रिस्टलाइन, और जिनका फॉर्मूला आप नहीं फ्रेम कर पाते हो वो होते हैं अमॉर्फस। क्लियर है ये बात? अब देखो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं। पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉलीमर है, ठीक है बच्चों। टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर का जनरली फॉर्मूला नहीं होता, पॉलीमर के मोनोमर्स लिखे जाते हैं कि मोनोमर क्या है, उसका फाइनल फॉर्मूला नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। टेफ्लॉन हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, तो ये एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? पॉलीमर्स। तो बच्चे पॉलीमर्स क्या होते हैं? इनका फॉर्मूला नहीं होता। जब फॉर्मूला नहीं होता तो ये अमॉर्फस माने जाएंगे, अमॉर्फस, अमॉर्फस, और ये भी अमॉर्फस, ठीक है। नैफ्थलीन, नैफ्थलीन का फॉर्मूला बिल्कुल हम लिख सकते हैं। नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नैफ्थलीन होता है ऐसा, 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो नैफ्थलीन का फॉर्मूला यू कैन फ्रेम, कार्बन गिन लीजिए, हाइड्रोजन गिन लीजिए। तो नैफ्थलीन जो है वो क्रिस्टलाइन है। बेंजोइक एसिड भी क्रिस्टलाइन है, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट, ऑब्वियसली पोटेशियम और नाइट्रेट KNO3 क्या है? क्रिस्टलाइन है, ठीक है। सेलोफेन, बच्चे सेलोफेन जो है वो आपका अमॉर्फस होगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइप ऑफ लेयर है ये, जो सेलोफेन की शीट्स यूज की जाती है फिल्ट्रेशन कॉलॉइड्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे वहां पे। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास इज ऑल्सो अमॉर्फस, ठीक है। कॉपर, कॉपर क्या है? यहाँ पे कॉपर मेटल है, मेटल जिसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो ये होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो मैंने आपको काफी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड? 2 चीज बताई मैंने आपको, पहला मिल्की हो जाता है ओवर द टाइम, दूसरा विंडो पेन्स में नीचे की साइड से बॉटम से वो थिक हो जाएगा एंड ऊपर से कंपैरेटिवली थिन रहेगा, जिससे पता लगता है कि वो फ्लो करता है, ग्लास फ्लोज। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड होने की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग द ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू है सेम है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, इसका नेचर क्या होगा? आइसोटोपिक बोल रहा है, सारी डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, मतलब ये होता है अमॉर्फस, ठीक है। व्हाट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी है? अगर हम इसको कट करेंगे तो कैसा कट मिलेगा? क्लीन या अनक्लीन या इरेगुलर? इरेगुलर कट मिलेगा आपको, इरेगुलर कट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा हमने। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। एंड मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क देना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन, ये जो 1.3 का जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इस पे ये होमवर्क है मेरा। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, और कुछ आप एक्स्ट्रा बुक जो करोगे हेल्प बुक, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करो एंड करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो बच्चे अभी भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो वो मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ऐड देम टू द ग्रुप। एंड आपको मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं शेयर कर दूंगी वहाँ पे ग्रुप में ही, एंड क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको। तो स्टूडेंट्स, क्लासेस आपको मिलेंगी क्लास 12 को, प्रतिष्ठा बैच को जो क्लास मिलेगी वो क्लास प्रीमियर हुआ करेगी 5 PM पे, एंड जो प्रबल बैच है उसकी जो क्लासेस प्रीमियर हो पाएंगी वो होगी 6 बजे 6 PM पे। तो जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं वो दोनों क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो 5 PM एंड 6 PM पे मेरी क्लासेस प्रीमियर होंगी, तो उस टाइम वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे धीरे धीरे हम सिलेबस की स्पीड को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम बोर्ड पे पढ़ाओ, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि हम दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, हम बोर्ड पे भी पढ़ेंगे, इस पे भी पढ़ेंगे, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है तो हमारे फ़ायदे के लिए है ना, मुझे आपको ये सारी चीज़ें दिखानी थी कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, पोलर नॉन पोलर, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड फर्दर आयनिक, नॉन आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इस तरह के कंपाउंड जो हैं उनको भी पढ़ेंगे पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.